नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एच यू भट्ट लाइव में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी लेके आया हूं और ये हिस्टोरिकल स्टोरी जो है वो आधारित है जस्ट अ मिनट। हाँ, ये आधारित है हिंदी के महानतम कवि कविवर बिहारी। कविवर बिहारी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 700 दोहे लिखे और आप जानते हैं दोहा दो लाइनों में ही अपना मैसेज कम्युनिकेट कर देता है। तो उनका जो संग्रह है कवि बिहारी का, उस संग्रह की किताब का नाम है सतसैया। सतसैया का मतलब यह है कि इसमें 700 दोहे हैं और सतसैया के लिए जो दूसरे टिप्पणीकार हैं, दूसरे विद्वानों ने ये कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन इनका मतलब बड़ा ही डीप होता है, बड़ा ही उम्दा होता है। तो मैं आज आपको उनके जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ और आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे और उसमें से अपन थोड़ा मैसेज भी डिस्कस करेंगे। तो ये सतसैया की दोहरे का जो मैंने आपको बताया वो तो उनकी रचनाओं की बात हुई, लेकिन बेसिकली ये बड़े मस्त मौलाना आदमी थे। ये दोस्तों के साथ बैठना, कविताएं बनाना, दोहे बनाना, लोगों का मनोरंजन करना और घूमना फिरना, यही काम इनका था। तो एक बार उनकी जिंदगी का वाकया है कि वो अपने घर पे खाना खाने बैठे थे और खाने में थोड़ा सा नमक कम था। तो उन्होंने अपनी भाभी से ये कहा कि भाभी थोड़ा नमक तो लाई दो, थोड़ा नमक कम है दाल में। तो क्या होता है कि कई बार कई ऐसे इंसिडेंसेस बन जाते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। तो इनका नमक मांगना उस समय शायद उनकी भाभी को किसी व्यस्तता की वजह से अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देवर जी, कभी नमक जितना तो कमा के लाओ। अगर इतना ही जबान पे टेस्ट का गुरूर आपको है या इतना आपको अच्छा लगता है तो नमक ला सको उतना तो पैसा कमा के लाओ। और ये बात बिहारी को चुभ गई। मैसेज ये है कि कितना कब क्या चीज़ आपके ऊपर असर कर डालेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये बात उनकी भाभी की सुन के उनको लगा कि मैं अब मेरी भाभी को बता दूंगा कि मैं नमक भी कमा सकता हूँ। और वो जो बात जब उनको दिल पे लगी तो उन्होंने ये सोचा कि चलो लेट मी गो टू द किंग ऑफ दिस स्टेट। वो राजा के महल में चले गए और महल में जा कर के, और डोड़ी कहते हैं जहाँ पे जैसे अपन रिसेप्शन कहते हैं, वहाँ पे उस जमाने में उसको डोड़ी कहा जाता था। डोड़ी पे गए तो वहाँ पे जो दरबान था उसने कहा भाई क्या बात है। बोले मैं बिहारी हूँ, कविवर बिहारी हूँ और मुझे राजा से मिलना है। तो वो दरबान हंसने लगा। दूसरे आसपास दो तीन लोग और इकट्ठे हो गए और वो भी हंसने लगे कि, तो उसने कहा क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है। बोले 1 महीने से हमारे महाराज साहब जो हैं वो शादी करके आए हैं और 1 महीने से हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब आप तो एक अनजान व्यक्ति हैं, आपको कहाँ मिलने का उनके पास मौका है। हम ही उनके दर्शन को तरस गए हैं। महीना हो गया उनकी शादी के और अभी तक हमने उनकी शक्ल देखी नहीं है। और वो जनाना पैलेस में ही, महारानी के पैलेस में ही विराजमान रहते हैं। यहाँ पड़ोसी राज वालों ने हमला करने की नोटिस दे दी है। सेना में खलबली मची हुई है
बड़े बड़े मुंशी वजीर सब उनकी राह देख के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उनको जनाना पैलेस से बुलाने की। तो आपके लिए तो हम न जा सकते हैं न कह सकते हैं, और कोई हमारे लिए संभव नहीं है। और उन्होंने अपनी दुविधा जो थी वो कवि बिहारी को कही। तो कवि बिहारी ने कहा कि एक काम करिए कि मेरे को एक कागज़ और पेन दे दीजिए, मैं उनके लिए एक संदेश भेजता हूँ, जब भी उनके पास पहुँचे तो आप उनको पहुँचा दीजिएगा। उन्होंने एक कागज़ दिया और एक पेन दिया, और कागज़ और पेन पे उन्होंने कुछ 2 लाइनें लिखी, सॉरी, और दरबान को दे दी। दरबान ने कागज़ ले लिया और उसने कहा ठीक है, अब आप जाइए, क्योंकि ये तो कागज़ आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। तो बिहारी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन आप ये कागज़ उन तक जरूर पहुँचा देना। तो जो दूसरे दूसरे कागज़, और वो जब जाते थे उनके पास तो पहुँचते पहुँचते एक को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, करते हुए वो पेपर महाराज साहब के सामने पेश हुआ। महाराज साहब ने वो कागज़ पढ़ा, और पढ़ते ही जो था वो उनको ऐसा लगा कि यार ये तो कौन है ये आदमी। तो तुरंत जनाना पैलेस से वो बाहर आ गए, वो कागज़ पढ़ के। सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजा 1 महीने से अपने पैलेस से, जनाना पैलेस से बाहर नहीं निकले, और ये बंदे ने ऐसा क्या लिख के दे दिया कि वो तो 2 मिनट में बाहर आ गए। तो राजा अपने पूरे होशो हवास में बाहर आके कहने लगे, कौन था ये आदमी, किसने ये लिखा है। तो दरबान घबराए कि सर एक बंदा आया था और आपसे मिलना चाहता था, लेकिन हमने उसको भगा दिया कि भाई आप अभी बिजी हैं और आपसे नहीं मिल सकता है। नहीं, उसे किसी भी हालत में ढूंढ के लाइए, उसको बुलाइए, और अभी का भी दरबार को बुलाया जाए, और सारे सरदारों को, सारे सेनापतियों को, सबको इकट्ठे करो, अभी दरबार लगेगा। सब महल में हड़बड़ाहट मच गई। इमीडिएटली सब तैयारी में लग गए, और 4-5 सिपाहियों को दौड़ाया कि भाई वो बंदा अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको पकड़ के लेके आओ। तो सिपाही दौड़े और बिहारी को जकड़ के पकड़ के और पैलेस में ले आए। और तब तक दरबार सज चुका था। दरबार में उसको बुलाया, बंदी की तरह बुलाया, और कहा कि इसके सब हाथ पांव छोड़ दिए जाए। बोले क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा साहब मेरा नाम तो बिहारी है, और मैं आप ही के स्टेट में कविताएं रचता हूँ और आनंद करता हूँ। तो बोले हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, तो आप इनाम में क्या लेना पसंद करेंगे। तो बिहारी ने कहा अगर आप इनाम ही देना चाहते हैं तो मुझे 100 घोड़ों की लाद भर के नमक दे दीजिए। बोले ये ऐसा कैसा रिक्वायरमेंट है। नहीं, मुझे 100 घोड़े की लाद, मतलब एक ऐसा एक थैला होता है जो घोड़े की पीठ पे लोड किया जाता है और उसमें सामान भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो घोड़े की लाद पर 100 घोड़े की लाद पर नमक भर के मुझे इनाम में चाहिए। राजा ने उसकी मांग मंजूर कर ली, और उसको 100 घोड़े भर के और नमक दिया, और साथ में 1 घोड़े की लाद भर के सोने की अशर्फियाँ उसको प्रेजेंट की। उसने कहा हम आपसे बहुत खुश हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोल दी और हमारे राज्य को बचाया, उसके लिए ये इनाम। अब बिहारी जी तो अपने 100 घोड़े नमक लेके अपनी भाभी को दे दिया, सोने की मोहरें भी दे दी। सब आश्चर्य करने लग गए कि ये ऐसा तो इसने क्या किया। अब आप भी ये कहेंगे कि बिहारी जी ने ऐसी कौन सी 2 लाइनें लिखी कि उसको इतना बड़ा इनाम मिला, और राजा जो 2-2 1-1 महीने 1.5-1.5 महीने से जनाना पैलेस से बाहर नहीं निकल रहा था, वो अचानक वो 2 लाइन पढ़ के बाहर कैसे निकल गया। तो मैं आपको वो कविता जो है वो सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन सा वो दोहा लिखा था। कि उन्होंने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो यूं भयो आगे कौन हवाल।
अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वैसे ये ब्रज भाषा है, हिंदी से काफ़ी नज़दीक है, कि इस कली में न पराग है, न शहद है, न मधु है। अभी ये कली जो है वो कली ही है, ये कली अभी विकसित होकर के फूल भी नहीं बनी है। और तब से भौरा इस कली के पीछे इतना पागल की तरह घूम रहा है, तो मैं आश्चर्य करूंगा कि जब ये कली फूल बन के खिलेगी तब भौरे की क्या हालत होगी। द मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि भाई आप जिस लड़की को शादी करके लाए हैं वो तो अभी कली है, अभी तो वो फूल भी नहीं बनी है, न उसमें शहद है, न इसमें मधु है, न उसमें सुगंध है। और अभी से आप इसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि महीने भर से राजपाट छोड़ के बैठे हैं, तो जब ये कली फूल बन जाएगी तब आपकी क्या हालत होगी। राजा को संदेश मिल गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो यूं भयो आगे कौन हवाल। राजा को अपनी गलती स्वीकार हुई और ही रिटर्न बैक टू द जॉब, अपने काम पर वो वापस आए और पूरी तरह अपने काम में संलग्न हो गए। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हमारे लिए बहुत 2-3 संदेश बहुत सही छोड़े हैं। पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं वो राजा के लिए, कि पहली बात ये समझें कि राजा मतलब जो किंग है, वो राजा ये ना समझे कि वो जो कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। राजा को ये डर होना चाहिए कि प्रजा इतनी समझदार है कि कोई न कोई बिरला उसमें से उठ करके आपको अपनी औकात सिखा सकता है। तो पहला संदेश इस दोहे से ये मिलता है कि राजा सर्वभौम स्वीकार न कर लें, अपने आप को बहुत ऊंचा न माने, उनको ठिकाने लगाने के लिए कवि की 2 लाइनें ही काफी है। तो ये तो रहा राजा का संदेश कि एक कॉमन आदमी भी आपको चैलेंज कर सकता है, और ऐसा चैलेंज कर सकता है जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। वो चीज आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। सो द मैसेज टू द किंग इज दैट वेक अप एंड बी अलर्ट एंड बी ऑन द जॉब। जो आपका काम है उस काम पे आप अपने आप को फोकस करिए। दूसरा मैसेज सिटीजन के ऊपर जाता है, सामान्य व्यक्ति के ऊपर जाता है, एक कॉमन मैन के लिए जाता है। कॉमन मैन के लिए क्या संदेश है कि यू कैन मेक किंग टू वर्क। आप राजा को काम पे लगा सकते हैं, जरूरत है आप में सत्य होने की, सत्य बोलने की, सत्य कहने की। आपके पास करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी सत्य भाषा का प्रयोग करके और किसी को भी सोते हुए को जगा सकते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो। एंड तीसरा संदेश जो कॉमन मैन के लिए जाता है वो ये है, इफ यू आर राइट यू विल बी ऑलवेज राइट। सो इफ यू आर रॉन्ग यू विल बी ऑलवेज रॉन्ग। सत्य सत्य ही है, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा करने से सत्य सत्य रहता ही नहीं है। तो सत्य को सत्य के तौर पर ही इस्तेमाल कीजिए, उसको मैनिपुलेट मत करिए। सत्य सिर्फ सत्य है, न माइनस न प्लस, इट्स परफेक्ट इन द सेम लाइन। तो इसलिए सत्य को स्वीकार करिए और सत्य के आधार पर ही आगे आप बात करें। तो ये संदेश तो राजा के लिए गया, लेकिन एक कविता मुझे और बिहारी जी की याद आती है, वो कविता भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है कि कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोहराई इही पाए बोहराई। ये है धतूरा और सोना दोनों एक जैसे। क्यों एक जैसे हैं? कि धतूरे को खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है, पर सोने को तो देख करके ही पागल हो जाता है, गोल्ड को देख करके ही इंसान पागल हो जाता है।
तो धतूरा और सोना दोनों एक ही तरीके के हैं। एक को खाने से आदमी पागल होता है, एक को देखने से पागल होता है। तो खैर ये एक दूसरी कविता है, कविता थी जो मुझे याद आई, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। तो एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं कि आसक्ति क्या है। आसक्ति क्या है कि आसक्ति जो है वो खोने का डर है। जब हम किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो हमारे अंदर जो भावना पैदा होती है वो खोने का डर होता है। तो अगर हम उसको हैंडल कर लें तो आसक्ति से हम इजाज पा सकते हैं। दूसरा, आसक्ति का मेन कारण क्या है कि मिलने की अतितम खुशी। कोई सफलता आपको मिल जाती है तो बस आप उसी में रचे पचे रहते हैं, लेकिन मामला वो एक सफलता से नहीं रुकता है। आपको हमेशा अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये सोचनी चाहिए कि अगर आप में सफलता हासिल करने की ताकत है तो दूसरी मंजिल आपकी राह दिख रही है, ये भी आपको सोचते रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उस कमाई को या जो भी सक्सेस हम हासिल करते हैं उससे रास्ते क्लियर करें, हम रास्तों को बंद ना करें। यही संदेश मैं इस कहानी के थ्रू मैं आपको देना चाहता था। तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार किसी एक और अच्छी चीज के साथ हाजिर होंगे और मैं आशा करता हूं कि इन छोटे छोटे संदेशों से आपके जीवन में कुछ मार्ग प्रशस्त हों, कुछ विचार क्लियर हो जाएं और आप सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।